नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की तीसरी इकाई के चौथे पाठ में आज हम प्रशुल्कों के प्रभाव पढ़ेंगे। कल के तीसरे पाठ में हमने प्रशुल्क का अर्थ तथा प्रशुल्क के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज प्रशुल्कों के प्रभाव या इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ पढ़ेंगे। प्रशुल्कों के अनेक प्रभाव हैं जो उनकी आयात को घटाने की शक्ति पर निर्भर करते हैं। प्रशुल्कों के प्रभाव का विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। एक समस्त अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जिसे सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं, और दूसरा विशेष वस्तु अथवा बाजार की दृष्टि से, जिसे आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं। पहला, आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ अंडर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभावों का विश्लेषण एक छोटे देश में एक छोटे उद्योग से संबंधित होता है। जब एक छोटे देश द्वारा एक अकेली वस्तु के आयात पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो यह बाकी की घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं करता और न ही इस वस्तु से विश्व को प्रभाव पड़ता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, पहले वो देखेंगे। मान्यताएं या एजम्पशंस। आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत प्रशुल्कों के प्रभाव का विश्लेषण निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, केवल एक छोटा देश है, देश का आकार, उसका अर्थव्यवस्था का आकार छोटा है। दूसरा, यह एक वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है, केवल एक ही वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है। वस्तु का मांग तथा पूर्ति वक्र उस देश से संबंध रखता है जो आयात शुल्क लगाता है, यानी कि जो देश शुल्क लगाता है उसी देश का मांग और पूर्ति वक्र है। ये वक्र दिए हुए तथा स्थिर माने गए हैं। पांचवा है, मांग पक्ष में उपभोक्ता की रुचियां, आय तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। इसी प्रकार छठा मान्यता है, पूर्ति पक्ष में लागत स्थितियों में परिवर्तन नहीं होते, अर्थात बहिर्भाव, नवप्रवर्तन आदि नहीं होते, अर्थात कि पूर्ति पक्ष की जो लागत स्थितियां हैं वो समान रहती है। अगला है, कीमत के प्रति वस्तु की विश्व पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, अर्थात विश्व से जो पूर्ति हो रही है वस्तु की वो एक निश्चित कीमत पर कितनी भी मात्रा उपलब्ध है। इसी प्रकार परिवहन लागत नहीं है। आठवां, नौवां, वस्तु की विदेशी कीमत अपरिवर्तित रहती है। 10वां, जिस वस्तु पर प्रशुल्क लगाया जाता है उसमें प्रयुक्त किसी सामग्री पर देश कोई प्रशुल्क नहीं लेता है, अर्थात उसमें उसको बनाने वाली जो वस्तुएं हैं, उस वस्तु को बनाने वाली जो भी प्रयुक्त वस्तुएं हैं उन पर कोई प्रशुल्क नहीं लगता। और अंतिम जो इसकी मान्यता है, आयातित वस्तु और घरेलू उत्पादित वस्तु पूर्ण स्थानापन्न है, यानी कि दोनों समान हैं, एक जैसी है। इन मान्यताओं के साथ प्रशुल्कों के प्रभाव का जो विश्लेषण है या व्याख्या है वो इस प्रकार है। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने प्रशुल्क के 8 प्रभाव गिनाए हैं। पहला, संरक्षण प्रभाव या प्रोटेक्टिव इफेक्ट। उपभोग प्रभाव, कंजम्पशन इफेक्ट। राजस्व प्रभाव, रेवेन्यू इफेक्ट। चौथा, पुनर्वितरण प्रभाव या रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। पांचवा, व्यापार की शर्त प्रभाव या टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। छठा, प्रतियोगिता प्रभाव या कंपटीशन इफेक्ट। सातवां, आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। आठवां, भुगतान संतुलन प्रभाव। ये सभी प्रभाव कीमत प्रभाव का ही परिणाम है, क्योंकि प्रशुल्क लगाने से कीमत में परिवर्तन आता है और उसके बाद ये सब प्रभाव होते हैं। अतः सबसे पहले हम कीमत प्रभाव देखेंगे। देखिए, दिए गए रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा दी गई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत दी गई है। जो हमने अभी मान्यताएं देखी, इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर प्रशुल्क का कीमत प्रभाव इस रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस रेखा चित्र में D तथा S जो रेखाएं दिख रही है वो घरेलू मांग तथा पूर्ति वक्र हैं। रेखा OP
उस स्थिर विश्व कीमत को व्यक्त करती है जिस पर विदेशी उत्पादक अपनी वस्तु घरेलू बाजार में बेचने को तैयार है। अर्थात ओपी कीमत पर विश्व से कितनी भी माल की पूर्ति हो सकती है। तो ये जो ओपी कीमत है, स्थिर कीमत है, विश्व पूर्ति को दर्शाती है। इस प्रकार क्षैतिज रेखा पीबी जो है वह आयात का पूर्ति वक्र है। तो पीबी जो क्षैतिज रेखा है वह आयात का पूर्ति वक्र है, जबकि घरेलू जो पूर्ति वक्र है वो या पूर्ति रेखा एस है। और ओपी कीमत पर पूर्ण लोचदार है यह जो पीबी रेखा है। इस प्रकार मुक्त व्यापार के अंतर्गत, मुक्त व्यापार का मतलब जब कोई प्रशुल्क नहीं लगता है, तो संतुलन जो है वो बाजार की स्थिति में बिंदु बी पर होता है, जहाँ पर घरेलू मांग वक्र डी कीमत ओपी पर विश्व पूर्ति वक्र पीबी को काटता है। वस्तु की कुल मांग OQ3 है इस स्थिति में, तथा घरेलू पूर्ति OQ है। घरेलू मांग तथा घरेलू पूर्ति का जो अंतर है वो अंतर ओपी कीमत पर वस्तु की QQ3 मात्रा आयात करके पूरा किया जाता है। यह प्रशुल्क लगाने से पूर्व की स्थिति है। मान लीजिए वस्तु के आयात पर PP1 के बराबर, जो लाल बिंदुओं से हमने रेखा चित्र में बताया है, PP1 प्रशुल्क लगाया जाता है। तो विदेशी कीमत दी हुई होने पर वस्तु की घरेलू कीमत में प्रशुल्क की पूरी मात्रा के बराबर बढ़ोतरी होती है और वह जो घरेलू कीमत है OP से OP1 हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में जो PP1 के बराबर वृद्धि होती है वह प्रशुल्क का कीमत प्रभाव है। तो जो कीमत प्रभाव है प्रशुल्क का वो PP1 के बराबर वृद्धि है। जो रेखा चित्र में PP1 बिंदु हैं जिसको लाल बिंदुओं से भी दर्शाया गया है, यह कीमत प्रभाव है। इसके परिणाम स्वरूप बाजार की नई संतुलन स्थिति बिंदु N पर प्राप्त होती है। वस्तु की कीमत ऊंची होने से घरेलू मांग OQ3 से कम होकर OQ2 हो जाती है। घरेलू पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है क्योंकि घरेलू कीमत बढ़ गई है। और इस प्रकार वस्तु की कुल मांग OQ है। इसे आंशिक रूप से तो घरेलू पूर्ति द्वारा OQ1 और आंशिक रूप से Q1 Q2 आयात करके पूरा किया जाता है। अतः कीमत प्रभाव के कारण आयात QQ3 से कम होकर Q1 Q2 होता है। प्रशुल्क के यह कीमत प्रभाव है। अब इस कीमत प्रभाव के कारण जो बाकी सारे प्रभाव पड़ते हैं उसमें सबसे पहला है संरक्षण प्रभाव या प्रोटेक्टिव इफेक्ट। संरक्षण प्रभाव बताता है कि आयात शुल्क लागू करके घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचाया जा सकता है। चित्र 1 में मुक्त व्यापार के अंतर्गत OP कीमत पर वस्तु की OQ3 मात्रा आयात की जाती थी, जैसा पहले भी हमने समझा था। जब कीमत प्रशुल्क लगाने के बाद में PP1 हो जाती है, आयात शुल्क लगाया जाता है PP1 के बराबर, तो आयात की मात्रा घटकर Q1 Q2 रह जाती है, जबकि वस्तु का घरेलू उत्पादन पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। इस प्रकार शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादन में जो QQ1 वृद्धि हुई है वह प्रशुल्क का संरक्षण अथवा उत्पादन प्रभाव है। इसे उत्पादन प्रभाव भी कहते हैं क्योंकि ये घरेलू उत्पादन को बढ़ाता है। इस प्रकार उपभोग प्रभाव या कंजम्पशन इफेक्ट। प्रशुल्क का उपभोग प्रभाव उस वस्तु का उपभोग घटाता है जिस पर प्रशुल्क लगाया जाता है और उपभोक्ताओं की निवल या नेट संतुष्टि को भी घटाता है। इसे चित्र में दिखाया गया है। प्रशुल्क लगाने से पहले उपभोक्ता OP कीमत पर वस्तु की OQ3 मात्रा उपभोग करते थे। जब PP1 प्रशुल्क लगाया जाता है तो कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है। अब आयात में Q3 Q2 मात्रा की कमी होती है और वस्तु का कुल उपभोग भी OQ3 से गिरकर OQ2 पर आ जाता है। इस प्रकार उपभोग में जो Q2 Q3 मात्रा की कमी हुई है वह प्रशुल्क का
उपभोग प्रभाव या कंजम्पशन इफेक्ट है। रेखा चित्र में हमने लाल बिंदुओं से Q2 Q3 दिखाया है, लिखा हुआ भी है कंजम्पशन इफेक्ट। तो जो Q2 Q3 जो मात्रा है वह उपभोग प्रभाव है। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की निवल संतुष्टि भी घटती है। तीसरा प्रभाव राजस्व प्रभाव या रेवेन्यू इफेक्ट। प्रशुल्क के परिणाम स्वरूप सरकार की प्राप्तियों या आय में जो परिवर्तन होता है वही प्रशुल्क का राजस्व प्रभाव है, जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें मान्यता यह है कि ओपी कीमत पर प्रशुल्क शून्य है, इसलिए जब PP1 आयात शुल्क लगाया जाता है तो सरकार को आयात शुल्क गुणा आयात की मात्रा, यानी कि आयात शुल्क PP1 इंटू आयात की मात्रा Q1 Q2, इसको गुणा करने से बराबर राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए राजस्व प्रभाव PP1 इंटू Q1 Q2 अथवा जो चतुर्भुज छायांकित क्षेत्र R है वह है, जिसको हमने नीले कलर से दिखाया है, R लिखा हुआ शेडेड एरिया, यह राजस्व प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब पुनर्वितरण प्रभाव या रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। प्रशुल्क लगाने के बाद उत्पादक को अपनी वस्तु की अधिक कीमत प्राप्त होती है, यह प्रशुल्क का पुनर्वितरण प्रभाव है। इसे चित्र में PP1MA जो शेडेड एरिया है, नीले कलर से हमने दर्शाया है, द्वारा दिखाया गया है। यह राशि उत्पादन पर अतिरेक या सरप्लस और आर्थिक लगान है जो उत्पादक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला है भुगतान संतुलन प्रभाव या बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। प्रशुल्क से भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रशुल्क से प्रशुल्क लगाने वाले देश के आयात घटते हैं और निर्यातकर्ता देश के निर्यात कम होते हैं। इस प्रकार प्रशुल्क देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यय घटाता है और भुगतान संतुलन में स्थिरता लाता है। चित्र में भुगतान संतुलन प्रभाव दिखाया गया है। मुक्त व्यापार की स्थिति में जब प्रशुल्क नहीं लगता है तो ओपी कीमत पर वस्तु की OQ3 मात्रा आयात की जाती है। चतुर्भुज AQQ3B आयात के कुल मूल्य को व्यक्त करता है। यह भुगतान शेष के घाटे को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आयातकर्ता जो कीमत भुगतान करते हैं वह दूसरे देश को प्राप्त होती है। इस घाटे को पूरा करने के लिए आयातित वस्तु पर जब PP1 आयात शुल्क लगाया जाता है, परिणाम स्वरूप आयात की मात्रा OQ3 से घटकर Q1 Q2 रह जाती है, जिसको हमने पीले बिंदुओं से दर्शाया है। सरकार को क्षेत्र R के बराबर राजस्व की प्राप्ति होती है। भुगतान संतुलन स्थिति में भी सुधार होता है, क्योंकि दूसरे देश को भुगतान की गई राशि a Q1 Q2B क्षेत्र के बराबर है, जो मुक्त व्यापार के अंतर्गत भुगतान की गई कैपिटल AQQ3B राशि से कम है। अगला प्रभाव है व्यापार की शर्त प्रभाव या टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। प्रशुल्क का व्यापार की शर्तों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्तों में सुधार होता है। इसे इस चित्र 2 में दिखाया गया है। इस चित्र के भाग ए में S1 तथा D1 निर्यात करने वाले देश माना के क्रमशः पूर्ति तथा मांग वक्र हैं, तथा भाग बी में S2 तथा D2 आयात करने वाले देश के क्रमशः पूर्ति तथा मांग वक्र हैं। जो आयात करने वाले देश द्वारा प्रशुल्क लगाए जाने से पहले दोनों देशों के बीच व्यापार OP1 कीमत पर होता है। मान लीजिए निर्यात करने वाले देश से आयातित वस्तु पर आयात करने वाला P2T प्रशुल्क लगा देता है। इससे आयात करने वाले देश में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु की मांग गिर जाती है। दूसरी ओर निर्यात करने वाले देश में वस्तु की कीमत गिरती है, क्योंकि उसकी निर्यात की मांग घट जाती है। इस प्रकार प्रशुल्क के परिणाम स्वरूप आयात करने वाले देश में कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है भाग बी में, और निर्यात करने वाले देश में कीमत OP1 से गिरकर OP- हो जाती है भाग ए में। व्यापार शर्त प्रभाव यह है कि प्रशुल्क लगवाने वाले देश की शर्तें बेहतर हो जाती है। अगला है
प्रतियोगिता प्रभाव या कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। प्रशुल्क का प्रतियोगिता प्रभाव यह पड़ता है कि आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाए। यह प्रभाव प्राय संरक्षण के शिशु उद्योग तर्क से संबंध रखता है, परंतु इस प्रसंग में यह भाव प्रकट किया जाता है कि हो सकता है शिशु उद्योग बड़ा होकर भी प्रतियोगिता में न उतरना चाहे और वह एकाधिकार प्राप्त कर ले तथा अकुशल बना रहे। आठवां जो प्रभाव है आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव वह है जो प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप प्रशुल्क लगाने वाले देश को राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। यदि यह मान लिया जाए कि दूसरे देश में बदले की भावना नहीं जागती तो प्रशुल्क लगाने वाले से आयात घट जाते हैं और आयातित वस्तु की मांग गिर जाती है और घरेलू उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इससे निर्यात अतिरेक या सरप्लस X-M जो एक्सपोर्ट सरप्लस है का मूल्य बढ़ेगा, जो विदेशी क्षेत्र से आय का अंतर्प्रवाह या इनफ्लो बढ़ा देगा। आयात से मोड़ी गई समस्त आय बचत के रूप में नहीं रखी जाएगी, बल्कि उसका कुछ भाग देश में व्यय होगा। अपूर्ण रोजगार की स्थिति में इससे मौद्रिक और वास्तविक आय का रोजगार में वृद्धि होगी। रेखा चित्र में दिखाया गया है बेरोजगारी के स्तर पर अर्थव्यवस्था का कुल व्यय वक्र AD या एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो 45 डिग्री रेखा को E बिंदु पर काटता है, जिससे आय का संतुलन स्तर OY1 होता है। AD वक्र समस्त मांग को भी व्यक्त करता है, जो C + I + G + X-M जो आय का समीकरण होता है से बनता है। जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो इससे आयात डेल्टा M के बराबर गिर जाता है, जिसको -डेल्टा M से रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, और घरेलू उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे कुल मांग वक्र सरक कर AD से ऊपर सरक कर AD1 चला जाता है, जिसमें C + I + G + X-M पर पहुंच जाता है। इससे नया संतुलन E1 बिंदु पर प्राप्त होता है। यदि बढ़ी हुई आय का OF स्तर पूर्ण रोजगार का स्तर हो तो समझो कि प्रशुल्क ने अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचा दिया और आय का स्तर बढ़कर OYF पर ला दिया। इस प्रकार ये जो आय का स्तर बढ़ा है यह आय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो आज के पाठ में हमने प्रशुल्क के आंशिक संतुलन प्रभावों का अध्ययन किया। धन्यवाद।